वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे खगोलीय दूरदर्शी। टुडे स्टडी अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली क्लास में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि धातु की बेलनाकार नलिका एक बड़ी होती थी और एक छोटी होती थी। छोटी वाली नलिका को हम लेफ्ट हैंड साइड में कम फोकस दूरी और कम द्वारक वाला उत्तल लेंस लगाते थे, और बड़ी धातु की बेलनाकार नलिका पर अधिक फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगाते थे। छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम अभिदर्शक लेंस कहते थे, और बड़ी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम अभिनेत्र लेंस कहते थे। विद्यार्थियों, हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा और हिंदी में सूक्ष्मदर्शी का उल्टा दूरदर्शी होता है। तो जहाँ पर सूक्ष्मदर्शी में दो धातु की बेलनाकार पट्टिका ली थी और उसमें इधर बड़ी वाली ली थी और इधर छोटी वाली ली थी। यहाँ पर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक लिया था, यहाँ पर बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक लिया था। इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए दंड चक्रीय व्यवस्था का प्रावधान था। क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी की बनावट थी। अब हम पढ़ रहे हैं दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में क्या होगा? वही धातु की बेलनाकार नलिका होगी, जो सूक्ष्मदर्शी से उल्टा होने के कारण ये बड़ी पहले आएगी और छोटी बाद में आएगी। विद्यार्थियों, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि हम किसी विषय को या टॉपिक को एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर सह संबंधित या कोरिलेट करें तो हमें वो फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा याद रह पाता है। तो ये धातु की बेलनाकार नलिका बड़ी वाली इधर रहेगी और छोटी वाली इधर रहेगी। यहाँ पर अधिक फोकस दूरी और बड़ा द्वारक लगा होता है वाला उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पर छोटी फोकस दूरी और छोटा द्वारक लगा होता है। यहाँ पर भी दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, ताकि इसको हम अपनी सुविधा से आगे पीछे कर सकें। इसे हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस, और सूक्ष्मदर्शी में इसे भी हम क्या कहते थे? अभिदर्शक लेंस। और ये होता आपका अभिनेत्र लेंस। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस भी कहते हैं, या नेत्र लेंस भी कहते हैं। तो इन शब्दों से आप परेशान नहीं हो। और सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला अभिनेत्र लेंस लगा होता था। सूक्ष्मदर्शी का उल्टा दूरदर्शी होने के कारण ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? बनावट में उल्टी हो जाती है। इन दोनों में ही
आगे पीछे सरकाने के लिए दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। ये दंड चक्रीय व्यवस्था है। सूक्ष्मदर्शी में ये वाली दंड चक्रीय व्यवस्था है। तो विद्यार्थियों, आप इस चीज को आसानी से जान गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी का उल्टा दूरदर्शी होने के कारण इसकी बनावट भी जस्ट इसकी उल्टी होती है। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख या रे डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक मुख्य अक्ष होता है, यहां पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है। यहां पर कम फोकस दूरी और छोटा द्वारक लगा होता है। इसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसे हम नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस भी कहते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, यहां पर इसका ये मध्य बिंदु होता है जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और नेत्रिका के लेंस को नेत्र से I होता है, इसलिए इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसकी ये फोकस दूरी f0 और इसकी ये फोकस दूरी f0। इस लेंस की फोकस दूरी fe और इसकी ये फोकस दूरी fe। यहां पर हमने कोई बिंब रखा AB, अब हमारी व्यवस्था इस प्रकार रहेगी, यहां से कोई प्रकाश की किरण आएगी, उत्तल दर्पण से अपवर्तन होने के बाद में वो इधर निकल जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि मैं रे डायग्राम बनाते हुए एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना हूं, और वो ध्यान है कि मेरा प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बढ़ना चाहिए। ये इस खगोलीय दूरदर्शी का सबसे अहम पार्ट है। ये मेरा एडेक्स बीडेक्स प्रतिबिंब मैंने अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बनाया है। और दूसरी स्पेशल बात यह है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस के मध्य बिंदु या प्रकाशिक यंत्र और इसकी फोकस दूरी के बीच में बनना चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है।
यानी कि बिंब का प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बनना चाहिए और फोकस का होना चाहिए नेत्रिका लेंस के मध्य बिंदु ई और उसके फोकस के मध्य में होना चाहिए। यदि बिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा है तो ये अल्फा है, तो इस शीर्षाभिमुख कोण से ये भी अल्फा होगा। अब जो प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स बना है और इसकी यहां से यहां दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी v, जो होगी फोकस से बढ़ने का f0 होगी। प्रतिबिंब फोकस पर बढ़ने की वजह से v होती है, परंतु क्या रहेगी, फोकस पे बन रहा है इसलिए f0 रहेगी। और ये आपकी u ही रहेगी। अब देखो ये जो प्रतिबिंब बना है ए बी बिंब का प्रतिबिंब एडेक्स बी से बना है, वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। फिर यहां से हम एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजेंगे जो फोकस से गुजरेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजरती है। और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक यंत्र ई से गुजरेगी। यदि इन दोनों किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो इनकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी और यह आपका प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम अंतिम प्रतिबिंब कहते हैं और इसे नाम देते हैं ए डबल डेक्स बी डबल डेक्स। इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा है। विद्यार्थियों, किरण प्रकाशिकी का सबसे अहम रोल है कि आपको रे डायग्राम क्लियर समझ में आना चाहिए। यदि आपको रे डायग्राम क्लियर समझ में आ गया तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो रे डायग्राम में ही है। अब देखो, हम जानते हैं कि आवर्धन समता या खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन समता, आवर्धन समता का मतलब है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन समता। जो आपकी होगी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे बिंब ए बी द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। हमने इससे पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया है और ये देखा है कि जो आवर्धन समता होती है उसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं और बिंब ए बी द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यहां एक वर्ड चुका, नेत्र पर वर्ड हो जाएगा। यहां पर हमने सूक्ष्मदर्शी में देखा था कि यहां पर अल्फा और बीटा अति अल्प हैं, यहां अल्फा व बीटा अति सूक्ष्म होने के कारण
बीटा को हम लगभग मान लेंगे 10 बीटा और अल्फा को लगभग मान लेंगे 10 अल्फा। अभी अल्फा और बीटा के मान आवर्धन समता के सूत्र में रखेंगे तो इसका रूप इस प्रकार होगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा का मान निकालने के लिए मैं त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स ई यूज करूंगा। त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स ई में 10 बीटा इज इक्वल टू, और हम जानते हैं कि 10 बीटा बराबर मतलब 10 जो होता है लंब बटे आधार, ये इसमें 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और शेष भुजा आधार होती है, तो लंब क्या है एडेक्स बीडेक्स और आधार क्या है एडेक्स ई। और त्रिभुज ओ एडेक्स बीडेक्स में, त्रिभुज ओ एडेक्स बीडेक्स में 10 अल्फा, यहाँ पर ये 90 है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, अल्फा के सामने हो जाए ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो 10 अल्फा बराबर लंब आपका एडेक्स बीडेक्स ही रहेगा और आधार आपका ओ एडेक्स। ये 10 बीटा और 10 अल्फा के मान हम इस समीकरण 1 में रखने पर 10 अल्फा व 10 बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर तो आवर्धन समता M इज इक्वल टू 10 बीटा का मान एडेक्स बीडेक्स अपॉन एडेक्स ई है, एडेक्स बीडेक्स अपॉन एडेक्स ई है इंटू, देखो आपका ये 10 अल्फा हर में है और इस 10 अल्फा का मान एडेक्स बीडेक्स अपॉन ओ एडेक्स है। ये हर में होने की वजह से ओ एडेक्स ऊपर चल जाएगा, एडेक्स बीडेक्स नीचे आ जाएगा, तो ये मान क्या होगा ओ एडेक्स अपॉन एडेक्स बीडेक्स। अब आप देख रहे होंगे हंस में एडेक्स बीडेक्स है और हर में एडेक्स बीडेक्स है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी कैंसल हो जाएंगी। तो आपको क्या बचेगा m इज इक्वल टू आपका बचेगा m इज इक्वल टू आपका बचेगा ओ एडेक्स अपॉन एडेक्स ई। m इज इक्वल टू, अब ओ एडेक्स ये हम पहले भी जान चुके हैं कि अभिदर्शक लेंस का जो प्रतिबिंब बनाना है वो इसके फोकस पे बनाना है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी FO। और एडेक्स ई ये क्या है नेत्रिका की दूरी UE, क्योंकि नेत्रिका के ये बाईं साइड में है अर्थात प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या रहेगी नेगेटिव साइन के साथ यूज किया जाएगा। देखो किरण प्रकाश की में जिन चीज़ों की वैल्यू हमें रखनी है वो चिन्ह सहित रखनी पड़ती है या चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना होता है। ये आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन समता का सूत्र आ गया। इसके बाद में इसकी दो स्थितियां हैं, जिस प्रकार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की दो स्थितियां थी, खगोलीय दूरदर्शी की भी दो स्थितियां हैं। तो इतना आप नोट कीजिए या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चित्र मेरे काम आएगा, इसलिए मैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों जो स्थितियाँ मैं आपको क्लियर करूँगा वो चित्र के माध्यम से ही होने वाली हैं। विद्यार्थियों, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हम ये जानते हैं कि वस्तु फोकस पे होगी। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे, ये प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा? जब नेत्रिका लेंस पर बिंब कहाँ हो? उसके फोकस पर हो। अर्थात UE बराबर FE, UE बराबर FE, क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे पुनः रिवीजन करता हूँ। अंतिम प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स को अनंत पर बनाने के लिए हमें वस्तु को फोकस पे रखना होगा, और जब वस्तु फोकस पे होती है तभी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अर्थात द्वारक से बिंब की दूरी F ही होगी, तभी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब हम ये मान आवर्धन समता के सूत्र में रखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब उस स्थिति क्या हो जाएगी? M इज इक्वल टू F0 अपॉन माइनस UE आता है, और UE किसके बराबर है? FE के बराबर। इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी F0 है, और ये आपका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो इसके फोकस पर स्थित होगा, और फोकस, इसका फोकस और इसका फोकस एक ही होगा, तो F0 बराबर क्या हो जाएगा? FE। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तो जाएगी F0, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी FE, तो प्लस FE। तो आपकी खगोलीय दूरदर्शी लंबाई क्या जाएगी? F0 प्लस FE, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। विद्यार्थियों, इतना आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में केस नंबर 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। केस नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब आँख से या नेत्रिका लेंस से दी दूरी पर बने तो नेत्रिका लेंस सूत्र से हम जानते हैं
कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है बिंब की द्वारक्षीय दूरी, प्रतिबिंब की द्वारक्षीय दूरी और फोकस दूरी। चित्र में f इज इक्वल टू एफ ई होगा और v इज इक्वल टू, क्योंकि नेत्रिका लेंस से d दूरी पर है तो ये क्या हो जाएगा, वी ई यानी कि d हो जाएगा। अब ये नेत्रिका लेंस से बाएं साइड में होने के कारण या प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होने के कारण -d आएगा, और ये जो UE है ये भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए u इज इक्वल टू बी माइनस UE आएगा। ये तीनों मान इस सूत्र में रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/FE 1/FE बराबर 1/-d माइनस का माइनस 1/-UE। अब यहाँ देख रहे होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका रूप परिवर्तित होकर निम्न प्रकार होगा 1/-d प्लस 1/UE। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरदर्शी की f0/-UE है। अब मुझे ये f0/UE लाने के लिए इस समीकरण को f0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से फिर भी f0/U निकाल लूँगा और ये मान फिर यहाँ रख दूँगा। कई बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि सर ने FO से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, FE से क्यों नहीं किया या UE से क्यों नहीं किया। इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जो खगोलीय दूरदर्शी का हमने आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त किया है उसमें f0/UE है और मैं f0/UE लाने के लिए इस समीकरण को f0 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। तो उपर्युक्त समीकरण को f0 से गुणा करने पर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। विदिन 5 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो f0/FE इक्वल टू f0/-d प्लस f0/UE। इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूं तो आपका समीकरण आएगा, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है, इसको मैं m इज इक्वल टू f0-UE समीकरण 2 करके यहाँ लिख देता हूं। f0/FE ये माइनस से के प्लस हो जाएगा तो प्लस f0/d इज इक्वल टू f0/UE। f0/U को मैं लेफ्ट में ले आऊं और इस लेफ्ट वाली को राइट में ले जाऊं तो ऐसा करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें से f0 कॉमन है, मैं चाहूँ तो इसको बाहर निकाल सकता हूँ या फिर f0 और FE बाहर निकालने के लिए मैं इसको FE से हंस और हर में गुणा कर देता हूँ और किसी हंस और हर को समान संख्या से गुणा करने पर उसके हंस और हर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम जानते हैं। अब मेरा इन दोनों पदों में से
F0 अपॉन एफ ही कॉमन लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। F0 अपन एफ ही कॉमन आ गया तो एफ ही अपॉन डी बच जाएगा। ये वैल्यू आ गई F0 अपॉन यू ई की। ये F0 अपॉन यू ई की वैल्यू मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता मुझे मिलेगी m इज इक्वल टू माइनस F0 अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये हमारी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है जब अंतिम प्रतिबिंब आंख से डी दूरी पर बने। तो मित्रों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आगे वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।